सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। रियल मैड्रिड के कमबैक से भी तो वीडियो में शुरू करने वाला था, इसलिए रियल मैड्रिड का जर्सी पहन के वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि योर्गन क्लॉप के बाद ज़ाबी ने भी ये कंसीडर कर दिया, ऑफिशियल न्यूज़ हो गया है एंड कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिक्लेयर कर चुके हैं 30 जून के बाद, मतलब इस सीजन के बाद ज़ाबी भी बार्सिलोना छोड़ देंगे। मतलब लिवरपूल के साथ साथ अभी बार्सिलोना को भी एक नए मैनेजर की ज़रूरत है और इट इज़ वेरी फास्ट। कहने की 2 दिन पहले ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ज़ाबी इस तरीके से डिक्लेयर कर देगा कि बार्सिलोना छोड़ने की मतलब उनके उसके दिमाग में है। राइट, तो चलिए बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। कल बार्सा का मैच था वियारियल के खिलाफ एंड बार्सा ने 5-3 स्कोर लाइन से मैच हार गया एंड कहने के मैंने प्रेडिक्शन किया था 3-1 से बार्सा जीतेगा। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बार्सा के मैच में प्रेडिक्शन करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि बार्सा बहुत चीप गोल कंसीड करता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट कि 2-3 मिनट के अंदर बार्सा गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन अगेन थोड़ा बहुत चीप गोल तो कंसीड किया। एक थ्रो इन से गोल आ गया वियारियल को, बैक टू बैक 2 गोल स्कोर करके वियारियल हाफ टाइम से काफ़ी आगे निकल चुका था। एंड उसके बाद आफ्टर 45 मिनट ज़ाबी ने चेंजेस वगैरह किया, पेड्री आया एंड कहने की फील्ड पे या बोलो प्लेइंग 11 बोलो टैक्टिक्स पे बोलो थोड़ा चेंजेस वगैरह आया, पॉजिटिव एक अप्रोच वगैरह आया और उसका रिजल्ट हम लोगों को दिखा। बैक टू बैक 2 गोल स्कोर कर दिए, गुंडोगान ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया। उसके बाद स्कोर शीट पे दिखा पेड्री। उसके बाद थर्ड गोल आई थिंक आराहो का हेड या फिर एरिक बाई का ओन गोल से बार्सिलोना कमबैक कर चुका था एंड कहने कि वहां पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गया था। बार्सिलोना अपने होम पे कमबैक किया है क्योंकि बार्सिलोना इस सीजन बहुत खराब नहीं खेला, क्योंकि कल का जो लॉस है बार्सिलोना के इस सीजन का सिर्फ सेकंड लॉस है। तो ऐसा भी नहीं कि बार्सिलोना खत्म है, बार्सिलोना बहुत ही गंदा खेल रहा है, ऐसा नहीं है। राइट, लेकिन एक चीज है कि पॉजिटिव एक पॉइंट दिखाना था बार्सिलोना को क्योंकि आप कोपा दिल से बाहर हुए हो, एथलेटिको बिल्बाओ आपको हराया। तो कहने कि कल वो आफ्टर द कमबैक हमें दिखा कि भाई वो पॉजिटिविटी वो कैरेक्टर दिखा। लेकिन उसके बाद एक चीज है कि 80 मिनट में आप 3-2 से कमबैक कर चुके हो, उसके बाद आप बॉल रखो, आप बॉल होल्ड करो। देखो बार्सा को मैं जब से फॉलो करता हूं 2005-6 से बाद मैं जब बार्सा को फॉलो करता हूं, बार्सा मैच हारता है, बार्सा मैच जीतता है, बार्सा मैच गोल स्कोर करता है, बार्सा गोल नहीं स्कोर करता है, डजंट मैटर। लेकिन बार्सिलोना बॉल रखता है, बार्सिलोना पोजीशन कंट्रोल करता है, बार्सिलोना मैच हमेशा कंट्रोल करता है। दैट इज द पॉइंट कि आप 80 मिनट के बाद बॉल अपने पास रखे क्यों नहीं। और ऐसा भी नहीं आपके जो अपोजिशन का टीम है वो कोई बड़ा टीम नहीं, दैट इज अ स्ट्रगलिंग 40th पोजीशन पे बैठा हुआ वियारियल। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमारे पास गावी नहीं है, हमारे पास टेर स्टेगन नहीं है। ठीक है, टेर स्टेगन नहीं है, गावी नहीं है, आप रियल मैड्रिड को हरा नहीं पाओगे, आप एथलेटिको मैड्रिड को हरा नहीं पाओगे, आप लिवरपूल को हरा नहीं पाओगे, आप सिटी को हरा नहीं पाओगे। लेकिन एक स्ट्रगलिंग 40th पोजीशन पे बैठे हुआ वियारियल को हराने के लिए एक 18 साल का, एक 19 साल का गावी की आपको जरूरत है या फिर टेर स्टेगन का आपको जरूरत है, ये तो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर होना चाहिए। राइट, एंड कहने की वहां से बैक टू बैक 2 गोल स्कोर करते हैं, 99th मिनट में गोल स्कोर करके वियारियल ने मैच जीत लिया। राइट, एंड वहां से क्वेश्चन उठना जायज है प्लेयर्स के ऊपर भी, ज़ाबी के ऊपर भी कि आप वियारियल को या फिर ऐसे छोटे टीम को आप क्यों नहीं हरा पा रहे हो। राइट, तो कहने की सिर्फ ऐसा तो नहीं कि ज़ाबी के ऊपर भी सिर्फ क्वेश्चन है, मैनेजर के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन है। प्लेयर्स तो पिच पे खेलते भाई, आराहो का कल बहुत ही गंदा गेम था, कुंडे का गंदा गेम था, लेवेंडोव्स्की तो भाई पता नहीं। आई थिंक ये ज़ाबी का जो ये सैकिंग वाला एक पीरियड चल रहा है ना, इसका मेन जिम्मेदार आई थिंक रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, उसका जो ऑफ फॉर्म हुआ है और उसका ऊपर जो बायसनेस है ज़ाबी का। आप विक्टर रोके को आप लेके आए, विक्टर रोके को आप शुरू से खिलाओ, लेकिन ये भी है ज़ाबी का कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, वो कहीं ना कहीं मैच पलट सकता है एक हाथ से। तो ये बायसनेस में आई थिंक एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्लेयर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी है, प्लेयर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए भाई। इस तरीके का आप मतलब अप्रोच या इस तरीके का रिजल्ट आप ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज यू आर प्लेइंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द यूरोप, दैट इज बार्सिलोना। राइट, तो कहने कि इसके बाद एक नेगेटिव पॉइंट तो स्टार्ट हुआ था, नेगेटिव एक एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ था। मैंने सोचा था कि सोशल मीडिया में तो तूफान उठ जाएगा कि सैक ज़ाबी या फिर कहने कि हम लोगों को बार्सिलोना को मूव ऑन करना चाहिए ज़ाबी से। लेकिन आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाबी ने खुद बता दिया भाई 30 जून के बाद आफ्टर दिस सीजन कि वो बार्सिलोना से मूव ऑन कर जाएंगे, बार्सिलोना को छोड़ देंगे। राइट, एंड दैट इज अ कंफ्यूजिंग पॉइंट फॉर बार्सिलोना। यहाँ से कौन कोच बनेगा, ये 5 मंथ का जो पीरियड है, यूसीएल में बार्सिलोना एक्टिव है या फिर ला लीगा में बार्सिलोना एक्टिव है, यहाँ पे कैसे इस सीजन कैसे मॉनिटर करेगा बार्सिलोना, इस सीजन कहाँ पेंट करेगा बार्सिलोना, उसके बाद कौन किसको आप कहीं ना कहीं कोच लेके आओगे। तो एक कंफ्यूजिंग पीरियड स्टार्ट हो गया फिर से बार्सिलोना का। एंड कहने की कोमान के बाद जब ज़ाबी ने ये हैंडल किया था बार्सिलोना को, वहाँ से कहने की एक डार्केस्ट साइड से एक पॉजिटिव साइड पे लेके आया। एंड पिछले सीजन बार्सिलोना को कब भी जीता, ला लीगा भी जीता है, लेकिन उसके बाद 1.5 से 2 साल के अंदर मामला पूरा घूम के पूरा उसी जगह पे चला आया बार्सिलोना जैसे 2 साल पहले बार्सिलोना था।
एंड अब देखते हैं कैसे एंटिसिपेट करता है बार्सिलोना। अभी मेरा अगर ओपिनियन अब बोलो कि ज़ाबी को सैक करना ठीक है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ज़ाबी को सैक करना ठीक है, क्योंकि ज़ाबी जिस लिमिटेड बजट से बार्सिलोना को संभाला है, क्योंकि इस लास्ट समर विंडो में बार्सिलोना ने सिर्फ 2.5 मिलियन का ओडियो रोमियो खरीदा था, 2.5 मिलियन या 7 मिलियन का, राइट। और बाकी के प्लेयर बोलो, गुंडोगान बोलो फ्री में आए थे, फिर आपको ओलिविया मार्टिनेज बोलो फ्री में आए थे, जाओ कैंसेलो, जाओ फेलिक्स, सारे लोन प्लेयर है। तो आप ज़ाबी को अगर हटाओगे ठीक है भाई, ज़ाबी को लात मार के निकालो ठीक है भाई। अब दूसरे अगर कोच को लेके आओगे, दूसरे कोच को भी अगर ये 5-6 मिलियन आप बजट पेश करोगे, तो दूसरा भी कोई कोच भगवान नहीं है, मैजिक नहीं करेगा। ज़ाबी जो कर रहा था, हाँ ठीक है भाई, बार्सिलोना फैंस या फिर बार्सिलोना मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा बार्सिलोना भी टॉप टायर टीम नहीं है। ये आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कहने की इस फेज में आप फंसे जाओगे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि दे आर द मीडियोकर टीम, दे आर द गुड टीम, बट वो यूरोप में अभी वो कहने की वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बार्सिलोना का भी वही चीज पकड़ना है और धीरे धीरे करके मतलब स्टेप जंप नहीं करना है कि हमें तो भाई रियल मैड्रिड को हराना है, हमें तो भाई बायर्न म्यूनिख को हराना है। नहीं भाई, 2-3 साल के एक प्रोजेक्ट ठीक ठाक उतारो, धीरे धीरे आप फाइनेंशियली स्टेबल बनो, उसके बाद धीरे धीरे आप उसी जगह पे बिलोंग करोगे जहां पे आप 8-9 साल पहले बिलोंग करते थे। अगर स्टेप जंप करने की कोशिश करोगे तो भाई मतलब गड़बड़ ज्यादा होगा, राइट। अब मुझे नहीं लगता ज़ाबी के अलावा यहाँ पे कोई और मैनेजर ये चीज संभाल सकता है। अब पता नहीं किसको मैनेजर लेके आएंगे। एंड ज़ाबी ने ये भी कह दिया कि उसको तो सैकिंग मिलेगा, मतलब वो छोड़ ही देंगे, लेकिन उसको जो अगले साल का जो सैलरी वो नहीं लेंगे। बट ऑब्वियसली ही इज अ बार्सा लेजेंड, एंड बार्सा के जितने सारे फैंस है ज़ाबी को रेस्पेक्ट करना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि वो बंदा क्या बोलते हैं कि खुद से स्टेप डाउन कर रहा है और कहने की जो बार्सा का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए वो बंदा पैसा भी नहीं ले रहा है। तो दैट इज द होल थिंग। अब देखना पड़ेगा बार्सिलोना इस सीजन कैसे टर्न अप करता है। यूसीएल में उनका नेपोली के साथ मैच है, या फिर यूसीएल में कैसा परफॉर्मेंस होता है। अब उनके पास ला लीगा ही है सिर्फ जीतने के लिए। अब देखना पड़ेगा बार्सा के जो प्लेयर्स वगैरह है, बार्सा के एग्जिट होने के बाद आराहो बोलो, कुंडे बोलो, वो भी बार्सा में रुकते हैं कि नहीं, लेवेंडोव्स्की बोलो। अब थोड़ा हॉच-पॉच सिनेरियो हो गया है, 2-3 दिन रुको, थोड़ा कुछ बातचीत में जानूं इंटरनेट से, उसके बाद मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि बार्सिलोना का फ्यूचर इसके बाद क्या होगा, राइट। दैट इज द होल थिंग। अभी बार्सिलोना आई थिंक 4th या 3rd पोजीशन पे आप देख लेना, मतलब खराब कंडीशन में भाई। आई डोंट थिंक सो ला लीगा जीत सकता है बार्सिलोना। अब होप फॉर द बेस्ट। अब देखते आगे क्या होगा। सेकेंड मैच में फिर मूव करते, दैट इज हमारे मैच था लास पाल्मास के साथ रियल मैड्रिड का, और रियल मैड्रिड का जो पुराना स्टोरी है वो बैक करते हुए। पहला हाफ बहुत ही सूखा पहला हाफ था, कुछ चांसेस वगैरह क्रिएट नहीं हो रहा था, 2-3 हाफ चांसेस क्रिएट हुए थे, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत इंटेंसिटी देखा और लास्ट बॉल में से गोल स्कोर कर दिया। बहुत ही बढ़िया स्कोर था, बहुत ही बढ़िया गोल था। एंड उसके बाद रियल मैड्रिड का कमबैक किया। एंड रियल मैड्रिड जो कमबैक करता है, जो देखो पहला गोल अगर ना पड़े तो रियल मैड्रिड का थोड़ा जोश नहीं आता, उसका हजम नहीं होता खाना पीना, और गोल पड़ने के बाद थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया, थोड़ा बहुत एनर्जी आया। मजा नहीं आता ना, रियल मैड्रिड को मजा नहीं आता। एक गोल नहीं पड़े तो मजा नहीं आता। मजा आने के लिए गोल पड़ना जरूरी है। गोल पड़ा, उसके बाद मोटिवेशन आया, मजा आना स्टार्ट पर, उसके बाद इंटेंसिटी देखा। विनीसियस जूनियर का एक गोल है, उसके बाद एक कॉर्नर, टोनी क्रूज क्या बोले, टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच को जितना कुछ बोले, मैं टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच को लेके मैं 2-3 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। उस बंदे ने जो किया है पिछले 8-9 साल में, राइट। टोनी क्रूज का मक्खन एसिस्ट था कॉर्नर का, एंड वहाँ पे कहने की सब्स्टिट्यूट पे आया हुआ चुआमिनी का एक हेडर था, और रियल मैड्रिड मैच जीत गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल मैड्रिड अभी ला लीगा के टॉप में है। हम लोग जिरोना को बीट करके 1 नंबर पे आ गया, और यहाँ पे लगता है कि ला लीगा रियल मैड्रिड के कंट्रोल में भी आते हुए। एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है, आर्दा गुलर का कल डेब्यू था, एंड बंदा 19 साल का एक बंदा डेब्यू करते हुए थोड़ा बहुत ग्लिम्प्सेस दिखा, और एक 93rd मिनट में गोल स्कोर करने का भी उसके पास मौका था, वो बंदा मिस कर दिया। एक डेब्यू में गोल हो जाता बंदे का, तो एक पॉजिटिव पॉइंट रियल मैड्रिड फैन के लिए, एक पॉजिटिव पॉइंट रियल मैड्रिड टीम के लिए। आने वाले महीने के अंदर, मतलब 2 वीक के अंदर हम लोगों का यूसीएल का मैच शुरू होने वाला है। उससे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट कि हम लोग ला लीगा में टॉप कर चुके हैं, एंड ला लीगा एंड यूसीएल अगर जीत जाए तो हम लोग डबल एक ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफी ले सकते हैं। सुपर कप तो हम ऑलरेडी जीत चुके। तो ये है रियल मैड्रिड का सिनेरियो। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, आज का जो मैच है थोड़ा बहुत प्रीव्यू करने की कोशिश करेंगे। न्यूपोर्ट के साथ हमारा मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का एफए कप का। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे से बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। एक पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव न्यूज है कि एफकॉन में कैमरून एलिमिनेट हो चुका है, और वहां से ओनाना फिर से ना आ जाए भाई, ठीक है। अब ओनाना के अलावा जो वायंदर है उसका डेब्यू मैच हो सकता है,
राइट। मैनचेस्टर यूनाइटेड का पास तो एक बहुत बढ़िया कीपर था, राइट, हमारे जो एकेडमी प्रोडक्ट था कोवार, लेकिन उसको तो एरिक टेन हाग ने बेच दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूरा बेच दिया। एक अच्छा कीपर हमारे हाथ से चला गया। अब देखते हैं बायंदर कैसे गोल कीपिंग करता है। एरिक टेन हाग का साइनिंग है। अब न्यूपोर्ट के साथ मैच है। अब प्रीव्यू क्या बताए, कुछ नहीं है। एक सेकंड डिवीजन टीम के साथ आप खेल रहे हो और सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि हैरी मैग्वायर बोलो, लिसांड्रो बोलो, या फिर विक्टर लिंडेलॉफ बोलो, वरान बोलो, लुक शॉ बोलो, कैशिमेरो बोलो, सारे लोग वापस आ चुके हैं। तो कहने कि हमें एक प्लेइंग हमारे पास जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है वो देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली कैशिमेरो आ चुके, और कैशिमेरो अगर इस मैच में ना खेल के अगर स्कॉट मैकटोमिनी को खिलाए, माय गॉड, तो कल से मैं मतलब उस टकले को कल ही निकालो, फिर तो उस टकले को कल ही निकालो, राइट। अब राफेल वरान और कैशिमेरो के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो पता नहीं, अगर राफेल वरान को आप अगले समर विंडो में अगर रिलीज करना चाहते हो तो रिलीज कर सकते हो, क्योंकि राफेल वरान का इंजरी रिकॉर्ड उतना ठीक ठाक नहीं है। लेकिन कैशिमेरो को अगर रिलीज करे एरिक टेन हाग अगले समर विंडो में, तो टकले को तो आज ही निकालो, राइट। तो देखना पड़ेगा और कौन खेलेगा। और एक और न्यूज भी है, मैं प्लेइंग 11 के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा, लेकिन एक और न्यूज भी है। हमारे मार्कस राशफोर्ड भाई साहब, जो हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेस है, हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के वेन रूनी है, वो बंदा क्या किया, वो बंदा ट्रेनिंग से एक छुट्टी लिए थे कि उनका थोड़ा इलनेस हो गया, बुखार शायद कुछ हो गया। उसके बाद एथलेटिक क्लब जो हमारे न्यूज़पेपर है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमारे मार्कितो भाई साहब ने पार्टी किया है पूरी रात। उसका पिक्चर वगैरह लीक वगैरह हुआ है, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह हुआ है, और मार्कस रैशफोर्ड भी उसका कुछ जस्टिफिकेशन देते हुए क्या कुछ नहीं, पता नहीं, मेरे उस जस्टिफिकेशन मेरे को जाना नहीं है, लेकिन मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि भाई ऐसा अगर आपका नंबर 10, ये ऐसा अगर आपका पोस्टर बॉय होता है, ऐसा अगर आपका मेन लीडर होता है, तो भाई टीम तो जाएगा ना नीचे 8-9 पोजीशन पे, 12-13 पोजीशन पे तो जाएगा। तो भाई मार्कस रैशफोर्ड को लात मार के निकालो भाई। समर विंडो में 40-50 मिलियन जितना भी दे पीएसजी को, ये पार्टी वार्टी करने का लोग तो पीएसजी में जाते हैं, तो भाई पीएसजी को पकड़ो, 50 मिलियन पीएसजी से लो, लात मार के निकालो, राइट। देखो टैलेंटेड प्लेयर, स्किल वाले प्लेयर आ जाएंगे। टैलेंट बोल के फुटबॉल में कुछ नहीं होता, अगर आप मेहनत करोगे तो स्किल आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज दैट जो आपके पास इमोशनल बैकग्राउंड होता है ना, कि आपके क्लब को लेकर एक प्रोफेशनलिज्म होता है, वो प्रोफेशनलिज्म मार्कस रैशफोर्ड के पास नहीं है। 8 साल बाद अगर ऐसा फत्तू सा न्यूज अगर सर्कुलेट हो रहा है कि आपका मेन प्लेयर पार्टी कर रहा है बहाना दे के इलनेस का, तो भाई आप समझ ही रहे हो। मतलब ऐसा आप सोचो कि वेन रूनी ऐसा कुछ किया, कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा कुछ किया, लियोनेल मेसी ऐसा कुछ किया, जिरान ऐसा कुछ किया, थियोरी ऑनरी ऐसा कुछ किया, नहीं किया ना। तो ये सारे प्लेयर्स लेजेंड है, ये सारे प्लेयर्स बड़ा बने, अपने क्लब में लेजेंड बने। तो मार्कस रैशफोर्ड ऐसा नहीं कि 1-1.5 साल पहले मार्कस रैशफोर्ड आया हमारे क्लब में, 8 साल से बंदा खेल रहा है, एकेडमी प्रोडक्ट है, फिर भी उसके बाद वो प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। जो अपना टीम स्ट्रगल कर रहा है लीग में 8 या 9 पोजीशन पे, आप पार्टी वगैरह कर रहे हो, तो भाई अब जाओ फ्रांस में जाके पार्टी वगैरह करो। तो ये चीज़ है। अब प्लेइंग 11 की बात बोले तो ओनाना तो नहीं है भाई, ओनाना नहीं है, बायंदर मिलेगा देखने में। एंड हो सकता है कि आपके सेंटर बैक पे राफेल वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज देखने को मिले। और मैं चाहता हूँ कि वो जो पार्टनरशिप एरिक टेन हाग ने बिल्ड किया था पिछले सीजन, जो ये सीजन खेला ही नहीं, दैट इज लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान, उनका पार्टनरशिप देखने को मिले। लुक शॉ वापस आ गए, लुक शॉ को लेफ्ट बैक में और वेन बिसाको राइट बैक में। बहुत सारे लोग बोल रहे कि वेन बिसाको समर विंडो में ट्रांसफर वगैरह कर सकता है, नहीं भाई, वेन बिसाका कहने कि इस बार ये सीजन ठीक ठाक ही खेला, एज अ वन बिसा को आप रख सकते हो। और इस कल के मैच में, मतलब आज के मैच में, मैं प्लेइंग 11 में वन बिसा को देखना चाहता हूं। और मिडफील्ड में मैं देखना चाहता हूं कैशिमेरो को, नॉट स्कॉट मैकटोमिनी खेलते तो टकले को कल सुबह निकालो, राइट। तो कैशिमेरो को भी मैंने मैं पार्टनरशिप देखना चाहता हूं मिडफील्ड में। और अप फ्रंट में ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन माउंट भी फिट हो चुके हैं, लेकिन मेसन माउंट अभी तक जो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं की है। तो ये पार्टनरशिप पेयर है हमारा मिडफील्ड ट्राई है, ब्रूनो, कैशिमेरो एंड आपका कोबी मैनो। एंड साइड में आप बोलो कि गर्नाचो, हॉयलैंड, और राइट विंग में आप रैशफोर्ड को डाल सकते हो, या फिर रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग के डाल के एंटोनी को भी खिला सकते हो, क्योंकि एंटोनी को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि एंटोनी का मेरे को शक्ल भी नहीं देखना है, तो देख सकते हो आप, रैशफोर्ड को खिलाओ, एंटोनी को खिलाओ, एक ही चीज़ है। रैशफोर्ड कहने की ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करेगा, लेकिन दोनों का ही शक्ल मुझे एकदम ही पसंद नहीं, राइट। तो ये है। और प्रेडिक्शन अगर बोलूं तो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन कौन से टीम के साथ मुकाबला है आपका एफए कप। अब ये सब टीम के अगेंस्ट में अगर आप 2-3 गोल नहीं करोगे या ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करोगे, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि बैक टू बैक आपको प्रीमियर लीग मैचेस वगैरह खेलने, आप तो यूसीएल से बाहर हो चुके हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। आपको तो प्रीमियर लीग में एस्टन विला से खेलना है आगे जाके, उसके बाद उससे खेलना है, उसके बाद सिटी का मैच वगैरह आएगा, तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मैचेस में ज़्यादा
से ज़्यादा गोल देके, स्पेशली हॉयलैंड और गर्नाचो या ब्रूनो, ये तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा गोल देके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। तो मेरा प्रेडिक्शन है 3-0 फॉर दिस मैच एंड कंफर्टेबल विन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अगर ये मैच हार भी जाए, 3-0 से हार भी जाए, तो ज़्यादा शॉक मत होना। दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड और पिछले साल से मैं ये बहुत शॉकिंग चीज़ देख चुका हूँ, मेरा हजम हो चुका है। अगर 4-0 से भी मैनचेस्टर यूनाइटेड हार जाए तो शॉक मत होना। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन, मेरा जो फुटबॉलिंग नॉलेज है, मेरा जो मतलब फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 3-0 अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आपका हॉयलैंड, गर्नाचो और ब्रूनो विल बी इन अ स्कोर शीट, राइट। दैट इज माई प्रेडिक्शन, दैट इज माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा फुटबॉल कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है फुटबॉल मल्टीवर्स, उसको भी लाइक वगैरह कर दीजिएगा। डेली कंटेंट वहां पे आते रहते हैं। आज रात को वॉच चैनल में मिलते हैं। चलो सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।